धन सिंह जी, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका, पिछड़ा हुआ इलाका, ये कहना गलत नहीं होगा। आप वहाँ पर शिक्षा की कमान संभालते हैं। क्या कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो पिछली सरकारों ने नहीं किया और आप कुछ ऐसा रिकॉर्ड तोड़ कर देंगे कि उत्तराखंड की जो साक्षरता दर है या पढ़ाई लिखाई है, स्कूलों की संख्या है, वो हमें दिखेगा कि हाँ ये कुछ काम हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा अद्भुत काम किया है। और मैं उत्तराखंड के ओर से भी, अपने मंत्रालय की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूँ कि एक अच्छी पहल आप लोगों ने शुरू की है। जहाँ तक उत्तराखंड राज्य का सवाल है, तो ये भी सबको पता है कि हमारा पर्वतीय राज्य है जी, और हमारे यहाँ की चुनौतियाँ थोड़ा सी अलग से हैं। लेकिन आप पूरे देश में जाइए, सर्वाधिक बच्चे अगर शिक्षा ग्रहण करने आते हैं पूरे देश के, तो उत्तराखंड में आते हैं। हमारे यहाँ बहुत नामी गिरामी स्कूल भी हैं, विश्वविद्यालय भी हैं, और मैं कह सकता हूँ कि देश में सर्वाधिक साक्षरता दर भी अगर किसी राज्य में है तो या तो केरल में है, या दिल्ली में है, या उत्तराखंड में है। 3 टॉप राज्य हैं, उसमें उत्तराखंड भी शामिल है। और उत्तराखंड में बहुत प्रयोग कर रहे हैं हम शिक्षा पे। आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड राज्य में जो हमारा GER है पूरे देश का, भारत सरकार कह रही है कि जो NEP 2020 लागू किया भारत सरकार और हम लोगों ने, भारत सरकार का टारगेट है कि 2035 तक के 50% होना चाहिए, और हमारे राज्य में आज 48% है उच्च शिक्षा का। जी, तमिलनाडु और उत्तराखंड राज्य ऐसे हैं जो कि लगभग बराबर पे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ GER भी बहुत अच्छा है, ड्रॉप आउट भी हमारे यहाँ 0% है, और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हमारे राज्य में 12 तो हमारे गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हैं और 26 अब प्राइवेट विश्वविद्यालय हो गए। तो छोटे राज्यों में विश्वविद्यालयों की संख्या भी पर्याप्त है। लगभग 40 लाख बच्चे हमारे यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं जी, और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। शायद ही कोई गांव ऐसा होगा उत्तराखंड में जिस गांव में स्कूल ना हो। हमारे यहाँ लगभग 12,000 प्राइमरी स्कूल हैं और टोटल हमारे यहाँ 17,000 सरकारी स्कूल हैं। तो ये भी काफ़ी रिकॉर्ड है हमारा। और टीचर्स की संख्या भी हमारे यहाँ पर्याप्त है जी। पूरे देश में 30 बच्चों पे एक टीचर देते हैं, और उत्तराखंड में हम 11 बच्चों पे एक टीचर देते हैं। जो टीचर और छात्र रेशियो वो भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ 2800 स्कूल ऐसे जहाँ कि हम एक बच्चे के लिए भी एक टीचर दे रहे हैं, क्योंकि इस गांव की भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि उस बच्चे को जो है 3 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं भेज सकते हम। ठीक है। तो अगर किसी गांव में एक बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है या 2 बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने टीचर दे रखा है, उसके लिए बिल्डिंग दे रखी है, उसके लिए किताबें दे रखी है। तो बड़ी बात है। तो मतलब आप लग रहा है ऐसा, आपकी बातें सुनकर कि आप केरल को साक्षरता उसमें पीछे छोड़ देंगे? अभी उत्तराखंड राज्य को 25 साल इस साल पूरे होंगे। हमारा टारगेट है कि हम 2025 में 100% साक्षरता पूरी कर देंगे। चलिए, अच्छी बात है, तालियां होनी चाहिए इस बात पर। और आपकी सरकार ने कक्षा 1 से कक्षा 12 तक फ्री नोटबुक देने का ऐलान किया है, और आप उसको, आपकी सरकार उसको गेम चेंजर मानती है। ये फ्री नोटबुक, बहुत से राज्यों में ये स्कीम है, तो ये उत्तराखंड में क्यों ऐसा गेम चेंजर साबित होगी? देखिए, ऐसा है कि हम उत्तराखंड राज्य में हमारे जो सरकारी स्कूलें हैं जी, और एडिट स्कूल भी हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारे राज्य में, पूरे राज्य में लगभग 38.5 लाख बच्चे इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने बच्चों को साइकिल भी देते हैं। जो कक्षा 9th में जो लड़की पढ़ती है उसको साइकिल देते हैं। हम लोग बैग भी बच्चों को देते हैं, किताबें भी फ्री देते हैं। 100% बच्चों को किताबें फ्री देते हैं। बहुत साल से डिमांड थी गार्जियंस की, भाई जब आप सब कुछ दे रहे हैं, मध्याह्न भोजन भी दे रहे हैं, बच्चों को हम जूते भी देते हैं, जो बच्चे पैदल जाते हैं उनको सबको देते हैं,
इस बार नोटबुक की डिमांड थी, तो हमारे राज्य में हमने ये भी तय कर दिया कि सारे बच्चों को नोटबुक भी हम देंगे। ठीक है। तो कुल मिला के है कि अब कोई भी गरीब बच्चा ये नहीं कह सकता है कि मैं ड्रॉप आउट इसलिए हो रहा हूँ कि मेरे पास किताब की दिक्कत है, स्कूल की दिक्कत है, नोटबुक की दिक्कत है, सब सरकार दे रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट अब 0% है। उससे बड़ी बात मैं सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो घुमंतु बच्चे होते हैं या जो भीख मांगने वाले बच्चे होते हैं या जिनकी माँ या पिताजी का अकस्मात देहांत हो जाता है, गरीब बच्चे गरीब हम बच्चे कह सकते हैं जी। ऐसे बच्चे पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत होती थी। हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे हॉस्टल बनाए और ये 19 हॉस्टल हमारे राज्य में हैं और 100 बच्चे हमारे राज्य में 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाई करते हॉस्टल में। रहना फ्री है, खाना फ्री है, ड्रेस फ्री है, कंप्यूटर फ्री है, पूरी शिक्षा फ्री है। और इसके कारण ये है कि हमारे राज्य में कोई भी गरीब बच्चा ऐसा नहीं है कि अगर उसके घर की दिक्कत है तो 100% वो हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर सकता है। ऐसे 1300 बच्चों का हम हॉस्टल में पढ़ाई भी करा रहे हैं। तो एक बड़ा काम है कि जो है अगर कोई गरीब छात्र बिना पैसे के नहीं पढ़ाई कर सकता है तो कर सकता है हमारे तो राज्य। गरीब छात्र सिर्फ आपके हॉस्टल में रहे, सिर्फ आपके स्कूल में पढ़े तो वो पढ़ सकता है, लेकिन अगर वो गरीब छात्र मदरसे में जाए तो वो नहीं पढ़ेगा। ऐसा देखिए, मदरसों का बहुत जिक्र आपकी सरकार करती है, इसलिए ये सवाल यहाँ पर वाजिब हो जाता है। देखिए आपने अच्छा क्वेश्चन किया है मदरसों का। हम जो नाजायज मदरसे चल रहे हैं या जो बिना सरकार की अनुमति के चल रहे हैं उनके खिलाफ हम हैं, और जो सरकार की मान्यता प्राप्त हैं उनके लिए हमने कंप्यूटर शिक्षा भी दे रहे हैं, उनको हम बहुत अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं। लेकिन मदरसों की आड़ में अगर गलत काम होगा तो इसके खिलाफ हमारी सरकार है। और आपने देखा होगा कि हमने बहुत कड़े नियम बनाए रखे हैं, कई मदरसे बंद भी हो गए हैं और ये अच्छी बात भी है, सभी राज्य सरकारों को ये करना भी चाहिए। ये आप इसको अच्छी बात कहते हैं, लेकिन एक बड़ा समुदाय जो है इस देश का वो ये कहता है कि साहब आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप शिक्षा का अधिकार जो है ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम कौन सी शिक्षा लें, हम कहाँ लें, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जो मदरसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाए जाते हैं उनके खिलाफ हम हैं नहीं। मदरसों की आड़ में जो गड़बड़ काम हो रहा है वो सरकार उसके खिलाफ है और ये सब जानते हैं कि क्या क्या होता है। इसलिए अगर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है तो उस पर तो सबको सराहना करनी चाहिए। आप ये कहते हैं कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए। अब ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है, मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी पढ़ी हूँ, अब आप मुझे बोले कि नहीं साहब आपको तो संस्कृत में भी इम्तहान देना होगा, तो ये फिर सिर्फ मदरसों के लिए ये इस तरीके की बात क्यों कहती है आपकी सरकार? कि हमारा राज्य चूँकि पर्वतीय राज्य है, हमारे यहाँ योग और संस्कृत का बहुत बड़ा एक स्कोप भी है और उत्तराखंड में संस्कृत द्वितीय राजभाषा है। हमने बच्चों को ऑप्शन दिया है कि अगर बच्चा हिंदी में पढ़ाई करना चाहता है हिंदी में पढ़ सकता है, बच्चा संस्कृत में पढ़ाई करना चाहता है तो संस्कृत में पढ़ सकता है, बच्चा अंग्रेजी में पढ़ाई करना चाहता है तो अंग्रेजी में पढ़ सकता है। हमने 3 मॉडल दिए हैं बच्चों को। अगर मदरसे का बच्चा भी अगर संस्कृत का स्कूल बोलना चाहते हैं तो हमको क्या आपत्ति, अगर बच्चे को आपत्ति नहीं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मदरसे जो लोग चलाते हैं या एक मुस्लिम समुदाय है वो ये कहता है कि साहब आप अपनी भाषा को उसको हमारे ऊपर थोप रहे हैं, वो इसको इस तरीके से लेता है। इस पर क्या जवाब है आपका? देखिए ये तथाकथित लोग जो है इस बात को बोलते हैं और मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि जब हमने NEP 2020 लागू की तो हमने बच्चों को कहा कि अगर बच्चा मैथ्स के साथ अगर कॉमर्स भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ाई कर सकता है। अगर कोई बच्चा BSc के साथ ज्योग्राफी लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि उसके बच्चे के क्रेडिट जमा हो जाएंगे। ठीक है। अगर कोई बच्चा संस्कृत पढ़ना चाहता है, महाभारत की पढ़ाई करना चाहता है, वो जो है वेद पढ़ना चाहता है तो कहाँ मना है। और वैसे भी हमारा तो 4 धाम यात्रा हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ बहुत पौराणिक वेद सब आपको सारी जानकारी है। अगर उत्तराखंड का बच्चा अगर महाभारत पढ़ेगा, वेद की पढ़ाई करेगा, जो है रामायण की पढ़ाई करेगा तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं।